Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हमने लॉजिक को शुरू किया हुआ है। लॉजिक में हम अभी तक स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट और उसके साथ में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को पढ़ चुके हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इम्प्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को देखा था। फटाफट से हम उस कॉन्सेप्ट को रिकैप करते हैं और कॉन्सेप्ट को रिकैप करने के बाद आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर P हमारा Q को इम्प्लाई कर रहा है तो वो नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी। अगर Q हमारा P को इम्प्लाई कर रहा है ठीक है तो वो हमारी सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगी। और अगर हमारा दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं तो वो दोनों हो जाएंगे, बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वो दोनों हो जाएंगे। ये यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको रिकैप कराया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उससे पुरानी वाली वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हमें ये बताना है, हम अभी तक पढ़ रहे थे इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू। ये हम अभी तक पढ़ रहे थे, ठीक है। अगर P सही है तो Q भी सही है, यानी कि हमने एक चीज को एज्यूम किया, हमने एज्यूम किया कि जो P है वो सही है, तो जो हमारा कंक्लूजन है Q वो भी सही है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जहां पे नोट P होगा, नोट Q होगा, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे वो इनवर्स, कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव के बनेंगे। सबसे पहले हम इनवर्स को देखेंगे, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है। यानी कि इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू। अगर हम इसका उल्टा निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे? इफ P इज नॉट ट्रू देन Q इज नॉट ट्रू। इफ P इज ट्रू Q इज नॉट ट्रू। किस तरीके से निकलेगा वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं। इकोनॉमिस्ट का क्या काम होता है? इकोनॉमिस्ट का काम होता है प्रेडिक्शन करना। तो लेट्स से एक इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्शन किया, इफ it rain well there will be good crop production, ठीक है। तो किसी ने हमें, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इफ इट रेन्स वेल देन देयर विल बी गुड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन क्या ऐसी एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है कि अगर बारिश अच्छी हो और तब भी प्रोडक्शन अच्छा ना हो? उसमें पेस्टिसाइड्स लग सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स लग सकते हैं, हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो प्रॉपर वर्क ना करें, फर्टिलाइजर्स का इशू हो सकता है, सॉइल में कोई और इशू हो सकता है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो केवल एक चीज पे नहीं डिपेंड करता है ना, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अगर हम ये कहें कि इफ इट रेन्स वेल देयर विल बी गुड क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? क्या ये हमें कंप्लीट ट्रूथ बता रहा है? ये हमें कंप्लीट ट्रूथ नहीं बता रहा है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है, अगर बारिश अच्छी हो तब भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा ना हो। अगर हम इस स्टेटमेंट को P मान लें, इफ इट रेन्स वेल, और इसको मान लें देयर विल बी गुड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, तो P इंप्लाइज Q। लेकिन अगर हम ये बोल दें नॉट P, ठीक है, यानी कि अगर रेन अच्छी नहीं होती है, बारिश अच्छी नहीं होती है, तो क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बारिश तो मस्ट है, बारिश तो चाहिए ही चाहिए एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, नॉट P नॉट Q, दैट इज इनवर्स, ठीक है, ठीक है। नॉट P और नॉट Q को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, ये हमारा हो गया इनवर्स। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कन्वर्स का, ठीक है। अब हमें कन्वर्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। कन्वर्स और इनवर्स दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। इनवर्स जो है नेगेशन के साथ डील करता है, कन्वर्स जो नेगेशन के साथ डील नहीं करता है। जब हमने लास्ट वीडियो में सफिशिएंट कंडीशन को पढ़ा था, यानी कि जिसमें Q P को इंप्लाई कर रहा था, वो हमारी कन्वर्स की कंडीशन थी। यानी कि जब हमारा जो कंक्लूजन है वो ऑब्वियस स्टेटमेंट को बताएगा तो वो हमारी कन्वर्स की कंडीशन हो जाएगी।
यानी कि जब हमारा Q जो है वो P को इंप्लाई करेगा, वो हमारी क्या होगी, कन्वर्स की कंडीशन होगी, ठीक है। व्हेन Q will imply P, it will be converse। अब हमें एक कंडीशन समझनी है, दैट इज कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है। देखिए जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि पॉजिटिव तो है लेकिन कॉन्ट्रा है, यानी कि ऑपोजिट वाला पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अभी तक जब हम इनवर्स पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे नेगेशन P इज, ठीक है, नेगेशन P जो है वो नेगेशन Q को इंप्लाई कर रहा है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, नेगेशन Q जो है वो नेगेशन P को इंप्लाई करेगा, ठीक है। यानी कि इनवर्स जो है वो हमारा नेगेशन P से नेगेशन Q का इंप्लाई करेगा, और अगर उसी कंडीशन को हम ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि नेगेशन Q जब नेगेशन P को इंप्लाई करेगा तो वो हमारी कॉन्ट्रा पॉजिटिव की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि जो हमने तीनों कॉन्सेप्ट को समझा है, इनवर्स, कन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, उनकी ट्रूथ के बारे में क्या होता है। हम डे 1 से जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया तब से हम ट्रूथ टेबल को पढ़ रहे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर P ट्रू है या Q ट्रू है तो इंप्लीकेशंस में क्या इंपैक्ट आएगा, इनवर्स में क्या इंपैक्ट आएगा, कॉन्वर्स में क्या इंपैक्ट आएगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए एक ऐसे स्टेटमेंट जिसमें इनवर्स और कन्वर्स दोनों पॉसिबल हो, यानी कि नेगेशन P नेगेशन Q को इंप्लाई करे और साथ में Q P को इंप्लाई करे, उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, ठीक है। इफ P इंप्लाइज Q, अगर ये सही है, इफ इट इज ट्रू, ठीक है, देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है। जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो होगा वो हमेशा सही होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है। यानी कि अगर P Q को इंप्लाई कर रहा है तो हमेशा नेगेशन Q जो है वो नेगेशन P को इंप्लाई करेगा। देखिए ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इफ इट रेन्स वेल देयर विल बी गुड क्रॉप प्रोडक्शन, P और Q इनको मान के आप चाहे तो इनमें पुट करके देख सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल ठीक आएगा। आप एक एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर P और Q ट्रू है, यानी कि P इंप्लाइज Q ट्रू है, P जो है वो Q को इंप्लाई करा और ये सच है, तो जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो ट्रू होगा। लेकिन इनवर्स और कन्वर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इनवर्स ट्रू हो भी सकता है, इनवर्स ट्रू नहीं भी हो सकता है, कन्वर्स ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इनवर्स और कन्वर्स के बारे में, दोनों के बारे में हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। हम श्योरिटी के साथ केवल कॉन्ट्रा पॉजिटिव को ही कह सकते हैं। अगर P Q को इंप्लाई कर रहा है तो जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो ट्रू होगा। मैंने इसमें बताया था कि जो इनवर्स और कन्वर्स दोनों की कंडीशन को फुलफिल करेगा उसे इक्विवेलेंट बोलेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वही होगा जो कि हमारा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का था, यानी कि दोनों की तरफ हम एरो लगाएंगे। अब हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना है, विच इज क्वांटिफायर्स। उससे पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। देखिए क्वांटिफायर्स जैसे कि नाम से पता चलता है, क्वांटिटी, यानी कि इसका क्वांटिटी से कोई एक रिलेशन होगा। लेट्स से अगर हम कहते हैं x इज एन इवन नंबर, ठीक है, तो इसमें दो सिचुएशन पॉसिबल है। ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। x क्या हो सकता है, x हमारा 0 भी हो सकता है और x हमारा 1 भी हो सकता है। अगर x हमारा 0 है तो वो इवन नंबर है, और अगर x हमारा 1 है तो वो ऑड नंबर है। तो x जो है उसके दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। तो क्वांटिफायर्स में क्या होता है कि हम x को डिफाइन करेंगे, और हम जब x को डिफाइन करेंगे तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कितने x हैं जो इस कंडीशन को पूरी करेंगे, ठीक है, कि कितने ऐसे x बनकर आएंगे जो इस कंडीशन को पूरी करेंगे। क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम लॉजिक में पढ़ते हैं उसमें ऑल, नो, ठीक है, जिसमें हम सबको इंक्लूड कर सके, वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, सच दैट x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात हम बिल्कुल सही है, हमेशा सही रहेगी। यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये v के साथ में एक क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है।
x बिलोंग्स टू रियल नंबर और जो x का स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नंबर है। ये बात सही है, हम किसी का भी स्क्वायर करें वो 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल होगा। अगर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 ही आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 9 ही आएगा। यानी कि जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, यानी कि 0 से ज़्यादा आएगी। अब हम दूसरा देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रू हो गया हमारा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, लेट्स से x is an odd number such that x square plus 1। देखिए ये कंडीशन पूरी होती है, ठीक है। x odd नंबर है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो गया। यानी कि पहले स्टेटमेंट में देखिए कंडीशन जो पूरी नहीं हो पा रही है, 2 जो है वो हमारा इवन नंबर बन गया है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो x जो है वो odd नंबर बनकर आए अगर हम किसी का स्क्वायर करें तो? बताइए आप मुझे सोचकर, ठीक है। जब आप देखेंगे कि इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि x जो है वो ऑड नंबर ना बन के आए, जैसे कि अगर हम 3 स्क्वायर का कर रहे हैं, ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 9, 3 स्क्वायर क्या होगा 9, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया, ये फिर से इवन आ गया। लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव, ये ऑड नंबर ही है, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देखिए जब हम इस कंडीशन में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो हमारे इवन नंबर भी आ रहे हैं और हमारे ऑड नंबर भी आ रहे हैं, यानी कि दोनों आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। ये फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि इसे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि कुछ भी वैल्यू रखी जाए, आंसर जो है वो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। आंसर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारे दूसरे तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करना, देखिए इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप उसको उल्टा ई मान सकते हैं, जैसे इसका साइन 4 ऑल ये होता है, इसका साइन ये होता है। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो इस तरीके से शुरू होगी, देयर एग्जिस्ट एन नंबर, या फिर सम आर नेचुरल नंबर। यानी कि उसमें जो कंडीशन होगी ना वो केवल कुछ ही एग्जांपल्स पे फिट बैठेगी और वो बात पहले से मेंशन की होगी। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x कैन बी -2 से 2, इस रेंज में हो सकता है, ठीक है। अगर x के स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू -2 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो यही कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। तो जो क्वांटिफायर्स है उसमें हम इस तरीके से क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं। क्वांटिटी को डिसाइड करने का क्या मतलब होता है कि जो कितने एक्स हैं या फिर जो कितने सेट हैं वो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। जो ग्रुप में होता है, क्वांटिफिकेशन क्या होता है, एक तरीके से जो हमारा एक सेट है और जो एक ग्रुप है उसको लिखने का एक तरीका है, उसको एक कंडीशन है। अब हम हर किसी का लिखते जाएं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, 2 का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हम सिंपली लिख देंगे कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या फिर नॉन नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को लिखने का एक तरीका होता है। सो दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट द ग्रुप्स, दैट्स इट। अभी तक हमने इसमें कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको याद रखने वाली, इनवर्स कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव में याद रखने वाली बात यह है कि जो इनवर्स और कन्वर्स होते हैं वो ट्रू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होता है। इनवर्स और कन्वर्स दोनों की कंडीशन पूरी होगी तो वो इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद में क्वांटिफायर्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना था। That's it for today's videos guys. I hope आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।